हाय जय हिंद। स्पीडी करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक्स है केंद्रीय आम बजट 2023 और 24। ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इस पे हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, वित्त मंत्री सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना पाँचवा केंद्रीय बजट 2023 और 24 पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ बजट पेश किया गया। कितना? 45.3 लाख करोड़ बजट पेश किया है, जो पिछले बजट से 7.5% अधिक है। कितना परसेंट है? 7.5% अधिक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है। ये अमृतकाल का पहला बजट है 2023 और 24। ये 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट पेश किया। कौन? निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कितने का पेश किया? 45.3 लाख करोड़ बजट पेश किया। कितने का? 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया, और ये 7.5% पिछले साल से अधिक है। पिछले बजट से 7.5%, 7.5% अधिक है, और ये अमृतकाल का पहला बजट है। ये यहाँ से 3-4 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो ये अमृतकाल के लिए विज़न क्या है? अमृतकाल के लिए विज़न ये याद रखेंगे, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था। अमृतकाल का विज़न क्या है? सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, यानी हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसको सशक्त और समावेशी बनाना है। यह अमृतकाल का विज़न है। अगला पॉइंट, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। मजबूत और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण बनाना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना, युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें बजट 2023 और 24 की 7 प्राथमिकताएं एवं इसको सप्तऋषि कहा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। देखिए, ये 2023 और 24 की 7 प्राथमिकताएं हैं, जिसको क्या कहा गया है? सप्तऋषि। इसको याद करना एकदम ज़रूरी है। देखिए, ये पहला समावेशी विकास है, दूसरा अवसंरचना और निवेश है, तीसरा हरित विकास है, चौथा वित्तीय क्षेत्र, 5वां है आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना है, क्षमता का विकास करना है, युवा शक्ति को बढ़ाना है। ये 7 हमारा सप्तऋषि कौन कौन से होगा? 7 प्राथमिकताएं हैं 2023-24 के बजट में। समावेशी विकास करना, अवसंरचना और निवेश प्रदान करना, हरित विकास को बढ़ावा देना, वित्तीय क्षेत्र को बढ़ावा देना, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, क्षमता का विकास करना, युवा शक्ति को बढ़ाना। ये इसमें से क्वेश्चन बनेगा कैसे? इसमें से 5 दे दिए जाएंगे या 4 दे दिए जाएंगे। इसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सप्तऋषि में शामिल नहीं है, या 2023-24 के बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं में से कौन इसमें से नहीं है या है। तो ये हमारा सातों याद रखेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए, सप्तऋषि है हमारा पहला, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, दूसरा अवसंरचना और निवेश को बढ़ावा देना, हरित विकास को बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्र को डेवलप करना, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, क्षमता का विकास करना, युवा शक्ति को सशक्त बनाना या आगे करना। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, बजट अनुमान 2023 और 24 के बीच में है। ये सबका याद तो नहीं रहेगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। देखिए, कुल व्यय कितना है? कुल व्यय 2023-24 में 45.03 लाख करोड़। ये आगे सब लाख करोड़ में होगा, तो ये लाख करोड़ नहीं बोलेंगे, सिर्फ जो है डाटा वहीं बोल देंगे, तो ध्यान में रखिएगा। पूंजीगत व्यय 2023-24 के बीच में है 10.01 लाख करोड़। राजस्व व्यय में 23-24 में कितना है? 35.02 लाख करोड़। प्रभावी पूंजीगत व्यय 2023-24 में है 13.71 लाख करोड़। कुल प्राप्तियां है उधारी के अलावा 27.2 लाख करोड़। राजस्व प्राप्तियां है 2023-24 में 26.32 लाख करोड़। राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई है? 26.3 लाख करोड़। इसमें कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। ये राजस्व प्राप्तियां कितना हुई है 2023-24 के बीच में? 26.32 करोड़, यानी 26.32 लाख करोड़ बोल सकते हैं। अच्छा, इसको एक्चुअली बोलने का तरीका है 26.32 लाख करोड़। पूंजी प्राप्तियां 2023-24 में है 18.70 करोड़। राजस्व घाटा 2022 और 23 में 9.90 लाख करोड़। जीडीपी का 3.8%। राजस्व घाटा 2023-24 में कितना है?
2.69 यानी 8.69 लाख करोड़, जीडीपी का 2.9%। इसको याद रखेंगे। राजस्व घाटा कितना है, तो ये राजस्व घाटा याद रखेंगे 2023 और 24 के बीच में कितना हुआ है, 8.69 लाख करोड़, 8.69 लाख करोड़, जीडीपी का 2.9%। राजस्व घाटा है। अब राजकोषीय घाटा, ये 2022 और 23 में 16.61 लाख करोड़ था, जीडीपी का 6.4%। अब राजकोषीय घाटा 2023 और 24 में, 2023 और 24 में राजकोषीय घाटा देखेंगे तो ये हो जाएगा 17.86 लाख करोड़, जीडीपी का 5.9%। राजकोषीय घाटा याद रखेंगे। राजस्व घाटा 2023 और 24 में, राजकोषीय घाटा 2023-24 में, तो ये अनुमानतः है 17.86 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा 2023-24, जीडीपी का 5.9%। प्राथमिक घाटा है 23-24 में 7.06 लाख करोड़, जीडीपी का 2.3%। प्राथमिक घाटा 2023-24 में ये 7.0 लाख करोड़, जीडीपी का 2.3%। आगे देखते हैं। अगला आगे है विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन। ये सारे मंत्रालयों के लिए कितना आवंटन किया गया उसके बारे में देखते हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय को 5.94 यानी 5.9 लाख करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय के लिए कितना 5.94 लाख करोड़। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के लिए 2.70 यानी 2.70 लाख करोड़। रेल मंत्रालय के लिए 2.41 यानी 2.41 लाख करोड़। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य के लिए 2.06 यानी 2.06 लाख करोड़। गृह मंत्रालय के लिए 1.96 लाख करोड़ यानी 1.96 लाख करोड़। शिक्षा मंत्रालय के लिए 1.13 लाख करोड़ यानी 1.13 लाख करोड़। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के लिए 1.78 लाख करोड़ यानी 1.78 लाख करोड़। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.60 यानी 1.60 लाख करोड़। कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.25 लाख करोड़ यानी 1.25 लाख करोड़। संचार मंत्रालय के लिए 1.23 लाख करोड़। आगे है प्रमुख योजनाओं के लिए धन आवंटन। जो भी योजना चल रही है हमारे देश के अंदर, उसको कितना आवंटन किया गया उसके बारे में देखिए। जल जीवन मिशन के लिए 7,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 यानी 79,590 करोड़। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए 59,43 करोड़ यानी 5943 करोड़ 5943 करोड़। पीएम किसान के लिए 60,000 करोड़। अमृत और स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए 16,000 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 38,953 करोड़ यानी 38953 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़ यानी 36,785 करोड़। 36,785 36,785 करोड़। मनरेगा के लिए 60,000 करोड़। सूक्ष्म आंगनबाड़ी और पोषण के लिए, सक्षम एवं आंगनबाड़ी पोषण के लिए 2.0 के लिए 20,554 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़। ये कभी कभी डाटा पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,192 करोड़। आगे है प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए 13,625 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़। फेम स्कीम के लिए 5,172 करोड़। फेम स्कीम के लिए 5,172 करोड़। उत्तर पूर्व विशेष और संरचना विकास के लिए 2,491 यानी 2,491 करोड़। उत्तर पूर्व विशेष और संरचना यानी नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 2,491 करोड़। आगे है केंद्रीय बजट 2023 और 24 के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, इसको जानते हैं। पहला पॉइंट, वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को
7% से बढ़ने का अनुमान है। कितने परसेंट से? 7% से बढ़ने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 1.97 लाख रुपये हुए। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा। 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है, यानी 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये इम्पोर्टेंट है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान, जो कुल राजस्व व्यय का 30.8% है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का 5.9% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान है? 5.9%। 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान है? 5.9%। इम्पोर्टेंट है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को 5.5% से नीचे लाया जाएगा। 2025-26 में इतना एस्टिमेट रखा गया है राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए, 5.4% से नीचे लाया जाएगा, 5.5% से नीचे लाया जाएगा। लेकिन 2023 और 24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? 5.9%, 5.9%। अगला पॉइंट है नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दी गई है। जब नया व्यवस्था लगाया गया है, पहले टैक्स स्लैब 7 था, अभी 5 कर दी गई है। आगे देखते हैं। आगे है, अब कुल 7 लाख रुपये तक की कमाई वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 7 लाख रुपये जिसके पास है उसको टैक्स नहीं लगेगा। सालाना 7 लाख रुपये आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब पहले 5 लाख पे था। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्प्स फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित होगा। आवासीय घर के लिए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपये कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% कर दी गई है। उच्चतम अधिभार जो था 37% से घटाकर उसको 25% कर दी गई है। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 रुपये तक की मासिक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। वेतन जो पाते हैं उनको 50,000 और पेंशनधारी को 15,000 तक की मानक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। अगला पॉइंट है, गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। यानी जो सेवानिवृत्त हो गया है वो कर्मचारी जिनको अवकाश नकदीकरण पर छूट दी गई है, कितने पर? 25 लाख पर छूट दी गई है। अगला पॉइंट है, पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। पीएम जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए हैं? 47.8 करोड़, यानी 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो में ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगले दिन आएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट करके बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।